तो आम बजट पेश हो चुका है, हर वर्गों से उसकी राय ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में हैं। युद्धवीर जी आए थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं किसानों को निराशा हुई है, लेकिन जैसा मैंने भी हेडलाइन में बताया युद्धवीर जी, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी होगी, ये भी सरकार ने कहा है। और पूरा का पूरा इस बार डायरेक्ट ट्रांसफर भी डिजिटल कर दिया गया है। एमएसपी पर जो आप लोगों की चिंताएं थी पूरे आंदोलन में, आपने कहा एमएसपी बंद करेंगे, तो बजट में एलोकेशन से और रिकॉर्ड खरीदारी से मैसेज यही है कि एमएसपी पे तो चलेगी अभी। एक तो सबसे हजारों दफे हम ये स्पष्ट कर चुके हैं, या तो पता नहीं हमारे समझाने में कमी है या हमको समझना नहीं चाहते हैं। हमने कहा एमएसपी की घोषणा एक चीज़ है और एमएसपी पे खरीदारी दूसरी चीज़ है। हमारी मांग है कि एमएसपी जो घोषित करे सरकार, एक एक दाना उससे कम कीमत पे खरीदा ना जाए, चाहे उसे सरकार खरीदे या बाजार खरीदे। कोई भी व्यक्ति किसान से जो फसल उसकी खरीदता है, सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पे ना खरीदे, ये हमारी मांग। लेकिन आपको शंकाएं थी ना कि एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने कभी नहीं कहा। हाँ। हम अच्छी तरह जानते हैं, इतने नौसिखिए नहीं है हम। जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे 80% लोगों से तो मैं सीनियर हूँगा सोशल लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि हम इतनी बात को नहीं समझते। एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकता, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, उसको हमने कभी कहा ही नहीं। हमने कहा कि एमएसपी जो घोषित हो वो किसान को मिले, उससे कम पे खरीद ना हो, उसकी गारंटी हम चाहते हैं। वो कानून बने कि एमएसपी जो सरकार घोषणा करेगी उस पे किसान की फसल खरीदी जाएगी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि एमएसपी तो जारी है, एमएसपी तो खत्म नहीं हुई। आप तो कह रहे थे एमएसपी अरे हमने कभी कहा ही नहीं भाई एमएसपी खत्म होगी। हम कह रहे हैं एमएसपी मिले हमको, उस पर खरीदो, बाजार को बाध्य किया जाए। हम भी जानते हैं कि सरकार पूरा सामान सरकार नहीं खरीद सकती, केवल एमएसपी 6 से 8% जो हमारा उत्पादन है उस पे सरकारी खरीद होती है। बाकी 92% का क्या होगा? उसको मार्केट में एक्सप्लोइट किया जाता। हमारी मतलब जो चिंता उस 92% की है जहाँ पे एमएसपी का सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं है। जिन किसानों को यही नहीं पता है कि एमएसपी नाम की कोई चीज़ भी देश में है किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर किसान को उसकी फसल का वो मूल्य जो सरकार के द्वारा निर्धारित हो वो मिले। ये हमारी मांग, ये हमारी लड़ाई। ओके सुनील जी, आज 7-7.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपेंडिचर सरकार ने अनाउंस किया, वो ज्यादातर जाएगा ग्रामीण इलाकों में। क्या इनडायरेक्टली जहां किसान रहते हैं, ज्यादातर गांव के लोग, उन तक पहुंचने की कोशिश है? बहुत बड़ी कोशिश है। मैंने जैसे बताया आपको, इस बजट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो 4 शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया था। आत्मनिर्भरता का बजट है, ये उम्मीदों का बजट है, ये उत्सव का बजट है, ये ऊंची उड़ान का बजट है। आप मेरी बात को याद कर लेना मानक जी, ये 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। और अगर हम फाइन प्रिंट्स को पढ़ते हैं तो गांवों के लिए इतना कुछ दिया है मैडम ने इस बजट में, आप सोच भी नहीं सकते। एक एग्जांपल देता हूं, मोदी जी ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा है माननीय ने, कि हम हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे। उसका फायदा क्या होगा? जो गांव में बच्चा रहता है, जो गांव में बच्चा पढ़ता है, वो जो शहर में आता है, यहाँ आकर छोटी मोटी नौकरी करता है, अगर उसको वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा, वहाँ पे उसको कनेक्टिविटी मिलेगी, वहाँ उसको रोजगार मिलेगा। पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को। आप समझिए कि एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, जब वो बैंकों से जुड़ जाएगा, जो आदमी यहाँ बच्चा नौकरी करता है, अपने माँ बाप को पैसे भेजता है, उसके जो फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड होने बंद हो जाएंगे। वो लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। पोस्ट ऑफिस कोरियर कंपनी की तरह काम करेगा। उसके बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट, मतलब आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा और आपको बैंक की सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तीसरी बात, नदियों को जोड़ने की बात कही है कि हम नदियों को जोड़ देंगे। जब नदियों को जोड़ देंगे तो किसान को कभी भी सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सौराष्ट्र में जाके देख लीजिए, जहां पर कभी सूखा पड़ा करता था, आज वह लबालब पानी होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म विजन तब लिया जाता है जब ये लगे कि शॉर्ट टर्म कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, जबकि हम कोविड से निकल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि फौरी राहत के लिए भी कुछ करना चाहिए था? जैसे ना मिडिल क्लास के लिए किया, कोई टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, और भी बहुत ज्यादा कहीं कोई फौरी राहत देने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं कि वित्त मंत्री जी को कम से कम मिडिल क्लास के लिए और सैलरी एम्प्लॉयज के लिए 2-3 जो उनकी डिमांड थी इस कोविड को लेके, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की कीमत बहुत बढ़ गई है और आप 25,000 की छूट दिए जा रहे हैं, आप उसको बढ़ा दीजिए। वर्क फ्रॉम होम से जो आपको अलाउंस मिलता है, आपके जो खर्चे हो रहे हैं, जो लोग काम घर से कर रहे हैं उनका खर्चा तो होता है ना,
उसको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, उसको बाकी खर्चे भी देने हैं, उसको इंटरनेट की पेमेंट भी करनी है, आपको उसकी छूट देनी चाहिए थी। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ सोचना चाहिए था कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप एटीसी की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते कि आप एटीसी की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ती, सेविंग्स बढ़ती, तो इन्वेस्टमेंट का साइकिल भी बढ़ता। ओके, मेरे साथ 3 और मेहमान जुड़ गए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं। आशीष चौहान हैं जो कि एमडी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, सुरेश रहेजा हैं एमडी हैं रहेजा ग्रुप के, और मेरे साथ सुबोध कौशिक भी हैं जो कि जीएम रह चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक में। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं, सुरेश आपके पास आ रहा हूं। रियल एस्टेट सेक्टर, कोई बड़ी घोषणा आपको दिखाई दी आज के बजट में, और क्या आपको लगता है कि अगला 1 साल, क्योंकि 1 साल का बजट है, कोई फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट में? कोई बड़ी घोषणा आपको दिखाई दी आज के बजट में, कोई फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट में? हाँ जी बिल्कुल। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है। नंबर 2, 2 साल तक आप अपनी आईटी रिवाइज कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तीसरा, स्टार्टअप्स के लिए और एक्सटेंशन दे दी गई है। सड़कें बन रही हैं जो कि रियल एस्टेट को भी बहुत हेल्प करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। हाईवेज बन रहे हैं everywhere. I think they have done certain things which are very good for the economy of the country. ओके, ऑलराइट। शेयर बाजार, आशीष, शेयर बाजार का क्या रिएक्शन होना चाहिए और क्या हो रहा है, आपके पास क्या अपडेट है? ऊपर है, और पहले जब अपेक्षा थी उससे एक तरह से थोड़ा नीचे आ गया, और फिर अभी ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे फाइन प्रिंट पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे लोगों को पता चलेगा कि कितना अद्भुत बजट बनाया है मैडम ने और उनकी टीम ने, कि जो एक तरह से विकास लक्ष्य भी है, डिजिटल भी है और ग्रीन भी है। ये 3 चीज मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि ग्रीन जो है, प्रदूषण भारत में बहुत बढ़ने लगा है, सांस की तकलीफ लोगों को हो रही है, पानी में भी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको कैसे एक तरह से उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और डिजिटल का तो बात बाकी सब पैनलिस्ट ने भी किया हुआ है कि इवन एजुकेशन में भी डिजिटल यूनिवर्सिटी आने वाली है। हर गांव में फाइबर ऑप्टिक पहुंचेगा तो सब बच्चों को या सब जो भी रहने वाले हैं सभी को एक तरह से नए माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की एक सुविधा प्राप्त होगी। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जिसको कहा जाता है कि 7.5 लाख करोड़ से अधिक का जो कैपिटल आउटले किया हुआ है, 35% से अधिक बढ़ाया गया उसको, जिससे मुझे लगा कि कोविड के दौरान प्राइवेट सेक्टर का जो रहता है कि भाई हम इतनी अनसर्टेनिटी में क्यों निवेश करें, तो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं निवेश कर रहा हूं, उससे सीमेंट, स्टील वगैरह की जरूरत बढ़ेगी, उसकी वो कंपनियों को फायदा होगा, फिर लोगों को आमदनी मिलेगी, तो जो टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप ऐसी कई चीजें खरीदेंगे उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से किक स्टार्टिंग जो कहते हैं, पंप प्राइमिंग इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो एक शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कदम है। और लास्ट चीज जो है, कोई नया टैक्स नहीं आया। जो लोग निवेश करते हैं, मेरे पास अभी 9.5 करोड़ निवेशक है, सबकी चिंता यही रहती है कि हर साल बजट में टैक्स बढ़ते रहता है। इस बार किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं आया, जीएसटी में भी कोई नया टैक्स नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कोई बढ़ नहीं रहा है। और सरकार एक तरह से संकेत दे रही है कि आगे टैक्स स्टेबिलिटी बनी रहेगी। टैक्स स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जो निवेशक, जो उद्योजक होता है और निवेश करने जाता है, उसको पता है कि मेरा टैक्स बढ़ने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेशन करता है कि मुझे ज्यादा उसका रिटर्न मिले। जब टैक्स नहीं बढ़ने वाला होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन रिटर्न से कम हो जाता है, तो ज्यादा निवेश कर पाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो टैक्स का एक सिग्नल दिया गया है कि अब टैक्स में हम छेड़खानी नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्ट भी मत करना करने की, बट आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट मत करिए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे निवेश मार्केट में भी आएंगे और नए नए उद्योग भी खड़े करेंगे भारत में। ओके, लेकिन आशीष, क्योंकि आप तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, आप क्या आज इस घोषणा से खुश हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगा दिया गया है और टीडीएस भी लगा दिया? बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही
सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे
अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री मोदी आज के भाषण बजट के बारे में छोटे में बता रहे थे, शॉर्ट में बता रहे थे। कह रहे हैं कल 11 बजे विस्तार से बताऊंगा कि हमारी योजना क्या है। अब किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, उद्योग जगत के लिए क्या किया, विकास के लिए क्या किया, वो सब प्रधानमंत्री बहुत शॉर्ट में बताकर आज चले गए। लेकिन ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को ये बजट मजबूत करेगा और एक मजबूत भारत की नींव रखेगा। डिटेल्स कल 11 बजे। मेरे साथ स्टूडियो में अमन अग्रवाल आ गए हैं, युद्धवीर सिंह पहले से बैठे हैं, सुनील गर्ग भी हैं और रवि आर कुमार भी आ गए हैं। पहले अमन, आपसे इस बजट की 2-3 हेडलाइंस आपके हिसाब से आज क्या क्या है? नहीं, मेरे विचार में पहली बात तो जो अटकलें लग रही थी कि बजट इलेक्शन ओरिएंटेड या वोट ओरिएंटेड होगा, वो देखने को नहीं मिला हमें। ये प्योरली इकोनॉमिक ओरिएंटेड बजट है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दोनों को मद्देनजर रखते हुए। और इन्होंने इस बार ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हर एक अलग अलग क्षेत्र के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों की जहां तक बात की है। और एक चीज देखने को बड़ी अच्छी मिली कि जो बजट के अंदर इन्होंने इस बार प्रावधान किए हैं वो कोई लुभावने वाले नहीं किए हैं। उनसे ग्रोथ आएगी, स्लो आएगी और मिठाई की तरह नहीं मिल रही है प्लेट में। आप कार्य करेंगे तो चुनावी सीजन में तो माना जाता है कि चुनावी बजट होगा, लुभावनी घोषणाएं की जाएंगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए जी, मेरे विचार से भी मेरे को लग रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो कुछ होने की उम्मीद है। कुछ राहतें टैक्स फ्रेमवर्क में मिलने की उम्मीद है, स्पेशली महिलाओं को और मिडिल क्लास को और एमएसएमईज में माइक्रो स्मॉल को कुछ मिलने की जरूरत है। माइक्रो स्मॉल के लिए इन्होंने कुछ देने की कोशिश की है, जहां फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग की बात की है, कुछ और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करने की बात की है, वो जरूर की है। जो युवाओं के लिए है, उन्होंने जो अलग अलग स्कीम्स निकाली हैं उसके अंदर उनको अगर इम्प्लीमेंट इमीडिएटली किया जाता है जैसे वो कह रहे हैं तो इमीडिएटली आपको जॉब ओरिएंटेशन दिखाई देगी। बट जो कुछ और चीज़ें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिली हैं। हो सकता है अगले कभी पहले हमने देखा है वित्त मंत्री ने अगले पहले महीने के अंदर भी कुछ एडिशन और कुछ चेंजेस किए हैं। हो सकता है जैसी डिमांड अगले 4-5 दिन में आए उससे हो सकता है कि कुछ हमें कुछ बेनिफिट उसमें दिखाई देते मिले। पर कुछ जो क्लैरिटीज उन्होंने की है और जो अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश की है, मेरे विचार में वो सराहनीय है। एक आम पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के मैं 1 सेकंड लूंगा, और पोस्ट ऑफिस बैंकिंग में पिछले 12 साल से, पहले लोकसभा टीवी में, ऑल इंडिया रेडियो में कहा मैंने कि करना चाहिए, पहली बार की डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू पोस्ट ऑफिस बैंक्स को इंटीग्रेट किया जाए। इस जगह से 75 यूनिट्स स्टैब्लिश किए जाएं। देखिए वहां पे जॉब जनरेट होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले लोग अभी टेक्निकली एडवांस नहीं है कि उस चीज को समझ सकें और कर सकें। तो वहां पे लोगों का स्किल्ड का और जो सेमी स्किल्ड लोग हैं उनका जॉब ओरिएंटेशन होगा। जब आप नई यूनिट्स, एससीबीज को कहा कि आप यूनिट्स नहीं बनाइए, वो जब यूज की जाएंगी तो होगा। 48,000 करोड़ जो हाउसिंग के लिए, बीपीएल फैमिलीज की हाउसिंग के लिए, वो अर्बन एरियाज में नहीं है, स्प्रेड है
हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब उनकी होगा तो फिर वहां पे अनस्किल्ड का जॉब जनरेट होगा। और ऐसा तो है नहीं घर नहीं बनाए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स का देख रहे हैं, घर बने हैं, Okay. चीजें बनी है। Alright, एक break ले रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।